राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में अपन यूपीएससी सीसेट 2020 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इसके अंदर टोटल 23 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। टोटल इस शिफ्ट की बात करें, 2020 की बात करें, तो मैथ के सीसेट के अंदर 41 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पहले पार्ट के अंदर हमने 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 24 से। ठीक है, इससे पहले हमने 23 तक क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार कितना है, 40 केजी। यदि यह 1/3 हिस्सा भरा हुआ है तो इसका वजन कितना है, 20 केजी। तो खाली बर्तन का आपको भार बताना है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि खाली बर्तन और पानी मिलाकर टोटल वजन कितना है, 40 केजी। तो मैंने पानी के वजन को W ले लिया और खाली बर्तन के वजन को V ले लिया। तो मैंने कहा यह दोनों मिलाकर कितना है, 40 है। फिर क्या कह रहा है कि अगर बर्तन 1/3 भरा है, मतलब पानी का कितना हिस्सा भरा है सर, 1/3 हिस्सा भरा है, W/3, और खाली बर्तन, इनको मिला दिया जाए तो वजन कितना केजी है, 20 केजी है। ऐसा क्वेश्चन में एग्जामिनर कहना चाह रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यह पता करना है कि सर खाली बर्तन का भार क्या है। तो हमें क्या करना है, अगर यहां से मैंने V का मान निकाल लिया तो खाली बर्तन का भार आ जाएगा, W का मान निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना है। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ V से V कट जाएगा, और W में से W/3 घटाएंगे तो वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 2W बटा कितना, 3, बराबर यहाँ 40 में से 20 घटाया, वैल्यू कितना आएगा, 20। 2 से इस वैल्यू को काटूंगा कितनी बार, 10 बार, तो यहाँ W का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 में 3 का गुना कितना, 30 केजी। इसका मतलब क्या है कि सर उस बर्तन में पानी टोटल कितना है, 30 केजी, और आपको पहले से पता है कि पानी का और खाली बर्तन का वजन मिलाकर कितना है, 40 केजी। इसमें से पानी का वजन आपने कितना निकाल लिया, 30 केजी, तो आप कहोगे सर खाली बर्तन का वजन कितना होगा, तो 10 केजी। और यही हमसे पूछना चाह रहा था कि सर खाली बर्तन का वजन कितना है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 केजी। आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको रेशियो के अंदर, टाइप के अंदर भी ये पढ़ा रखा है हमने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए कि एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है। द्रव ए है जिसकी टोटल मात्रा कितनी है, 20 लीटर। कह रहा है इनमें से द्रव ए के 4 लीटर मात्रा को बाहर निकाला जाता है, और द्रव बी की उतनी ही मात्रा को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है फिर मिश्रण में से 4 लीटर बाहर निकाला जाता है, और द्रव बी की मात्रा को वापस मिला दिया जाता है। प्रक्रिया टोटल 2 बार चल रहा है। तो अंतिम प्रक्रिया के बाद द्रव ए और द्रव बी का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने कहा था दूध और पानी की बात हो रही थी, यहां द्रव ए और द्रव बी की बात हो रही है। तो देखो समझना, एक कोई ये बर्तन है, समझना ये कोई बर्तन है, इसमें से द्रव ए की बात करें तो यह कितने लीटर है, 20 लीटर है। ये ए कितना है, 20 लीटर है। अब सुनना मेरी बात को, सबसे पहले क्या हुआ, 4 लीटर द्रव्य निकाला गया। कौन सा द्रव्य, ए। तो आपने कहा सर इस 20 में से 4 लीटर निकाल लूंगा। तो आप खुद सोच के देखो, अगर 20 में से 4 लीटर निकाल लूंगा तो पहली प्रक्रिया के बाद यह कितना बचेगा, द्रव्य ए। तो आप कहोगे सर 20 में से 4 निकाल लिया, 20 लीटर था, 4 लीटर निकाल लिया, तो पहली प्रक्रिया के बाद द्रव्य ए कितना बचेगा, 16। फिर क्या कहा, उतना ही द्रव्य बी मिला दिया गया, मतलब 4 लीटर निकाला गया और वापस 4 लीटर द्रव्य बी मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया, बी मिला दिया गया, बी मिला दिया गया। तो सर मैंने 4 लीटर निकाला था तो ये 16 हो गया था, वापस 4 लीटर मिला दिया तो ये वापस कितने लीटर बन गया, 20 लीटर। लेकिन अब इस 20 लीटर में क्या क्या है, तो द्रव्य ए भी है और द्रव्य बी भी है। मतलब पहली प्रक्रिया के बाद मैं आपसे कहूं कि सर मिश्रण कितना है, मिश्रण किसका, तो द्रव्य ए और बी का, तो 20 लीटर, और द्रव्य ए की मात्रा कितनी है, तो सर 16 लीटर। ये पहली प्रक्रिया के बाद, यहां से यहां तक ये पहली प्रक्रिया के बाद। सेम प्रक्रिया वापस हुई, तो सर वापस प्रक्रिया होंगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सरल कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं और सरल कर लेते हैं। तो सर 4 से ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 5 बार कटेगा। मतलब पहली प्रक्रिया के बाद मिश्रण का और द्रव्य ए का रेशियो क्या होगा, 5 और 4। फिर कह रहा है कि सेम प्रक्रिया वैसे ही चला, फिर मिश्रण में से 4 लीटर बाहर निकाला और वापस द्रव्य बी में मिलाया, तो वापस जो रेशियो होगा दूसरी प्रक्रिया का भी सेम रहेगा। और टोटल प्रक्रिया 2 बार ही चली है, तो आपने 2 बार इस वैल्यू को लिख दिया, आप गुना कर लो। तो आपने कहा 5 में 5 का गुना 25, 4 में 4 का गुना 16। मतलब 2 प्रक्रिया के बाद मिश्रण कितना होगा,
तो सर 25 के अनुपात में, और द्रव्य ए कितना होगा, तो सर 16 के अनुपात में। हमसे क्या पूछा, द्रव्य ए और द्रव्य बी की मात्रा। तो सर दो प्रक्रिया के बाद हमें पता है कि सर द्रव्य ए तो कितना है, सर 16 है। द्रव्य बी कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए और बी मिलाकर 25 है, जिसमें से ए कितना है, 16 है, तो इनके बीच अंतर कितने का है, 9 का, तो द्रव्य बी कितना होगा, 9 होगा। तो हमसे यही पूछा कि सर जब दो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो द्रव्य ए और द्रव्य बी का रेशियो क्या होगा, तो सीधा सीधा उत्तर क्या होगा, 16:9। क्लियर है ये बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना है, 46.4। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। ठीक है, 2.6 बढ़ने का मतलब पहले 46.4 था, अब उसमें 2.6 क्या किया, बढ़ा दिया। तो 10 पारियों का, पिछली 10 पारियों का औसत बताना है, क्या होगा। बहुत आसान है समझना। सर पहले कितनी पारी की बात हो रही है, 50 पारी, और 50 पारी का एवरेज कितना है, 46.4 है। तो टोटल स्कोर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इनको गुना कर दीजिए, क्योंकि औसत बराबर राशियों, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो टोटल कैसे निकालोगे, संख्या गुना औसत। चलिए गुना कर दीजिए। सर यहां से दशमलव हटाएंगे, 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इसमें 5 का गुना कर दीजिए। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो आपने कहा सर 234 आ जाएगा, और एक 0 बैठा दीजिए, 2340। 464 गुना 5 किया, कितना आया, 2340। अब क्या कह रहा है, 60वीं पारी के बाद, तो 50 के बाद अब कितनी पारी की बात हो रही है, 60 पारी। 60 पारी के बाद जो भी पहले औसत था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, तो 2.6 की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था, 46.4, इसमें कितना जोड़ दोगे, 2.6, तो अब औसत कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर 2 जोड़ोगे 48 और 1 49, तो अब औसत कितना हो जाएगा, 49। 60 पारी के बाद एवरेज कितना होगा, 49। तो टोटल कितना रन होगा, तो आप गुना कर लो। सर ये 0, 9 में 6 का गुना कितना, 54, 4 हासिल कितना, 5, 6 चौका 24, और 5 कितना, 29। इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 50 पारी के बाद टोटल रन कितना हुआ ये, और 60 पारी के बाद टोटल रन कितना हुआ ये। तो मैं आपसे पूछूं कि सर कितना अधिक रन मारा गया, 50 पारी तक टोटल रन ये था, 60 पारी तक टोटल रन ये था, तो सर यहां से यहां तक कितने रनों की वृद्धि हो गई। तो आप साफ साफ कह सकते हो सर 0, 0 और ये कितना, 600 रन एक्स्ट्रा मारा गया। कितनी पारी और एक्स्ट्रा लग गई 600 रन मारने में, तो आपने कहा 10 पारी एक्स्ट्रा लग गई। तो हमसे बोला इसी 10 पारी का औसत बताओ, तो बता दो। सर इन 10 पारियों में इन्होंने 600 रन मारा, और पारियों की संख्या कितनी है, 10 है, तो भाग लगा दो, तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया। सर 5 चौका 20, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा सर, 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व अगर मैं करूंगा तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है सर, 620 होगा, नहीं 0, यह कितना 2 और ये 620। ठीक है सर, 10 पारियों में कितना रन बना दिया एक्स्ट्रा, तो सर 620 रन बना दिया। तो सर 10 पारियों का एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 620 और बटा कितना 10, कहने का मतलब 10 पारी का जो एवरेज है वह कितना है, 62 रन है। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा तो हमारी सीट में भी ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्या कह रहा है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। सीधी सी बात है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे क्या हुआ, 1200 रुपए में 6 किलो चीनी क्या किया जाता है, कम खरीद पाता है इंसान। तो आपको बताना है चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो मैंने ऐसे कहा कि सर हमें पता है कि मूल्य में अगर खपत का गुना करे तो खर्च निकल कर आता है, प्राइस में कंजप्शन का गुना करे तो खर्च निकल कर आता है। और अगर खर्च मेरा फिक्स है, फिक्स होने का मतलब पहले मैं जितने रुपए चावल पे खर्च करता था आज भी उतने ही रुपए चावल पे खर्च करता हूं, तो खर्च मेरा क्या है, फिक्स। और जैसे ही खर्च मेरा फिक्स है, तो अगर मुझे प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा तो उल्टा करते ही हम कंजप्शन का रेशियो निकाल लेंगे, और कंजप्शन का रेशियो पता चल जाएगा तो उल्टा करते ही प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब यहां हमें पता है कि सर प्राइस में 25% की वृद्धि हुई, जो चावल का मूल्य है वो 25% बढ़ा, मतलब शुरुआत में 100 रहा होगा,
और बाद में 25% बढ़कर 125 हुआ होगा। अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो सर 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, इसका मतलब चावल का मूल्य पहले 4 के रेशियो में था, अब किस रेशियो में है, 5 में। तो मैं पूछूं खपत का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जो मूल्य का रेशियो होगा उसी का उल्टा खपत का रेशियो होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब बताओ यहां खपत में कितने केजी की कमी आई, सर 6 केजी की कमी आई। यहां कितने की कमी आ रही है, सर 1 की कमी आ रही है। तो इसी एक का मान कितना है, सर 6 केजी। तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि सर शुरुआत में कितने केजी चीनी खरीद रहा था। तो आपने कहा सर 6 का गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30 केजी। अब कितने केजी चीनी खरीदेगा, तो आपने कहा सर 6 का गुना कर देंगे तो 24 केजी। मतलब इस 1200 रुपए में पहले वह 30 केजी चीनी खरीद रहा था, जैसे ही दाम 25% बढ़ गया तो अब 30 की जगह वह 24 केजी चीनी खरीद रहा है उसी 1200 रुपए में। हमसे क्या बोला कि सर चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए, शुरुआत का मूल्य बताइए। तो हम सब जानते हैं मूल्य कैसे निकालेंगे। सर टोटल कितने रुपए चीनी पे खर्च किए, 1200। सर शुरुआत में चीनी कितना खरीद रहे थे हम, सर 30 केजी। तो 1200 में 30 का भाग लगा देंगे। सर 0 से 0 और 3 से यह कितनी बार, 40 बार। इसका मतलब शुरुआत में जो चीनी का मूल्य था वह कितना था, 40 रुपए पर केजी था। शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना था, तो कितना था, 40 रुपए पर केजी। ये अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। मान लो पूछता अब कितना है, तो आप क्या कहते हैं, 1200 में चीनी अब कितना खरीद रहे हैं, 24, 24 का भाग लगा देते तो अभी का मूल्य आ जाता। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो आसान सा है, देख के पता चल रहा है कि एचसीएफ निकालना है। क्या कह रहा है, अधिकतम लंबाई एक्स क्या होगी जिससे 3 सही 1/2 मीटर, 8 सही 3/4 मीटर एक्स के पूर्णांक गुणज है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का ऐसा क्या मान लिया जाए जिससे ये दोनों कट जाए। गुणज का मतलब उसके पहाड़े में आ जाए। मैंने कहा 12 का गुणज, तो 12 के पहाड़े में जो जो आएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो अगर 12 के पहाड़े में 24 और 36 आया तो 12 का गुणज है, तो 12 से कट भी रहा होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, और एक ऐसा नंबर जो इन सभी को पूरा पूरा काट दे, वो इनका एचसीएफ ही तो होगा। बोलोगे जी सर, तो सर एचसीएफ निकाल लेंगे। अच्छा किसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इन दोनों वैल्यू का। 3 सही 1/2, तो सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 7/2। और फिर किसका, तो सर 8 चौका 32 और 3 35/4। इसका एचसीएफ निकालो। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, सर ऊपर वाले का तो एचसीएफ और नीचे वाले का क्या, एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। जब भी भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का तो एचसीएफ और नीचे वाला जो हर होता है उसका एलसीएम। तो बताओ 7 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे 7, क्योंकि ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे 7। सर 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 7/4। इनको सॉल्व कर दो तो 1 सही 3/4 मीटर। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 सही 3/4 अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन पूछ रहा है किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर क्या है, अधिकतम है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग समय दिया है, फिर उनका जन्म दर और मृत्यु दर दिया है। हमसे कह रहा अधिकतम विकास दर, तो हमें देखना है कि किनके बीच का अंतर क्या है, सबसे अधिक है। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है 1911 से 21 तक, मतलब इसके बीच का अंतर देखना है। फिर 41 से 51 तक इसके बीच का अंतर दिखना है। फिर 61 से 71 तक इसके बीच का अंतर देखना है। और फिर 71 से 81 तक इनके बीच का अंतर देखना है। तो फटाफट इनको घटा लेते हैं, चलिए घटाते हैं। सर 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ 7 में से 5 घटेगा 2, और यह वैल्यू कितना 1। तो आपने कहा इनके बीच अंतर कितने का, तो 12.6 का। यहाँ चेक करते हैं अंतर, तो मैंने कहा 9 में से 4 घटेगा, यह वैल्यू कितना आएगा 5। सर 9 में से 7 घटेगा, वैल्यू कितना आएगा 2, और यह कितना 1, 12.5। यहाँ अंतर चेक करें तो यह कितने का होगा, तो 11 में से 9 घटाओगे, वैल्यू कितना आएगा 2। सर ये 10 में से 8 घटाएंगे, वैल्यू कितना 2। 3 में से 1 घटाएंगे, वैल्यू कितना 2। तो आपने कहा 22.2। यहाँ चेक कर लेते हैं, सर 11 में से 8 घटाएंगे, वैल्यू कितना 3। सर यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे, वैल्यू कितना 2, और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे, वैल्यू कितना 2। तो यहाँ सबसे अधिक अंतर किसके बीच का आ रहा है, सर इनके बीच का आ रहा है, जो कि क्या है 71 से 81 तक। तो सर अधिकतम जो विकास प्राकृतिक विकास दर होगी वो कितना होगा, नेचुरल ग्रोथ रेट कितना होगा, ग्रोथ रेट कितना होगा, किसका होगा, तो आप कहोगे सर 1971 से 1981 तक।
1971 से 1981 के बीच में जो ग्रोथ रेट था वो सबसे अधिक था, ये हमने डेटा के अनुसार देख लिया। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए। अब क्या कह रहा है कि आवर्त दशमलव निरूपण इतना किसके समान है? तो देखो सिंपल सी बात है कि सर मेरे पास है 1.272727 और ऐसे ही 2727 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? ये 1.27 के ऊपर क्या है? बार है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 272727 ये रिपीट होता चला जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? एक को अलग लिख लीजिए, दशमलव की जगह प्लस लगाइए, और ये 27 है तो 27 लिख दीजिए। अब देखिए 27 में कितने अंक है? 2 अंक, तो सर नीचे 2 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 9 से यह 3 बार कटेगा, 9 से यह 11 बार कटेगा, और इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा सर? 11 एकम 11, 11 और 3 कितना? 14, 14 बटा कितना? 11, 14 बटा 11 अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर, जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगले को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है, और ध्यान देना है कितने अंकों की? 4 अंकों की, जिसमें 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इन चारों का भाग लगाए तो हर केस में शेषफल कितना बचना चाहिए? 2। अब इसको सॉल्व करने के पूरे बेसिक मेथड को भी क्लास में करा रखा है, और मैंने कहा पेपर में मेथड से नहीं ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? तो सर हर केस में शेषफल 2 बच रहा है, जितना शेषफल बच रहा है उतने को सब में से कम कर लो। तो यहां से 2 कम करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1010। यहां से 2 कम करोगे वैल्यू कितना आएगा? 1020। यहां से 2 कम करोगे वैल्यू कितना आएगा सर? 1120। और यहां से 2 कम करोगे वैल्यू कितना आएगा? 1220। उसके बाद क्या करो? अब चेक करो कि इनमें से कौन सा नंबर इन चारों से कट रहा है। तो चल एक एक करके चेक करते हैं। सर 5 से अगर कोई नंबर कट रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि नंबर 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो सर उसके इकाई में 0 होना चाहिए। तो मैं चारों ही ऑप्शन को देख रहा हूं, हर जगह इकाई में 0 है, मतलब ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इससे ऑप्शन छट नहीं रहा, तो इसको कैंसिल करो। 5 के बाद 3 को देखो। 3 का क्या रूल होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सर इनके अंकों का योग करे 1 और 1 2। 2 3 से कट रहा है? नहीं, तो सर ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 1 3, ये 3 से कट रहा है? जी सर ये हो सकता है। 2 3 4, ये 3 से कट रहा है? सर ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 1 3 और 1 4, 4 3 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 2 4 और 1 5, ये भी 3 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन वैसे ही छट गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 1022 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या है जिनमें इन सबका भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। काम खत्म। ऐसे ही कहा था आपको पेपर के अंदर सॉल्व करना है। अगले को देखिए 32 नंबर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ लें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की वयस्क जनसंख्या, ये समष्टि पॉपुलेशन का हिंदी जनसंख्या होना चाहिए। एक शहर की जनसंख्या में 40% पुरुष है और 30% महिला है, जो कि क्या है? विवाहित है। मतलब एक शहर है जिसमें से 40% पुरुष है और 30% महिला है, और ये क्या है? विवाहित है। आगे क्या कह रहा है? विवाहित महिला का प्रतिशत क्या होगा? सॉरी, विवाहित वयस्क का प्रतिशत क्या होगा? विवाहित वयस्क का प्रतिशत का मतलब कि सर जितने भी मेल है और जितने भी फीमेल विवाहित है उनका परसेंटेज हमें निकालना है। आगे क्या कह रहा है? यदि कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता हो और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती हो, साथ साथ में कोई विधवा भी ना हो और कोई विधुर भी ना हो, इसका मतलब क्या है कि जितने पुरुष होंगे विवाहित उतने ही महिला विवाहित होंगे, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर रहा है या एक महिला एक पुरुष से ही शादी कर रही है, कोई विधवा भी नहीं है, कोई विधुर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितने पुरुष होंगे उतनी ही महिला होंगी विवाहित। ठीक है सर, तो बस सिंपल सा काम है। मैंने कहा कि जितने पुरुष है, पुरुष कितने हैं सर? 40%, तो मेल का 40%, और जितनी महिला है, महिला कितनी है सर विवाहित? तो सर 30%। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सर जितने पुरुष है और जितनी महिला है ये आपस में क्या है? बराबर है। इस वाले लाइन से हमें पता चल गया। क्लियर है ये बात? तो मैंने कहा मेल का 40% और वोमेन का 30% आपस में बराबर है। इनको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने के क्या होगा सर? ये परसेंट और जीरो और ये परसेंट और जीरो कट जाएगा, तो यहां से महिला और पुरुष या पुरुष और महिला का रेशियो क्या निकल कर आएगा? तो आप कहोगे 3 अनुपात कितना? 4। समझ गए ना सर? ये महिला गुना में है इधर भाग में, ये 4 गुना में इधर भाग में, तो मेल और फीमेल या फिर पुरुष और महिला का रेशियो क्या होगा? 3 और 4। इनको थोड़ा और सरल कर लो, दोनों में 100 का गुना कर दो, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 300 पुरुष और 400 क्या? महिला।
100 का गुना क्यों कर लिया? ताकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब आगे हमसे क्या कह रहा है सर 40%। अब मैंने कहा कि सर टोटल पुरुष और महिला मिलाकर कितने हो गए? तो सर 700 हो गए। हमें यही तो पता करना है कि विवाहित वयस्क के प्रतिशत क्या है। तो सर टोटल 700 लोग हैं। अब 700 में 100 का गुना कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या लाना होगा सर? कितने विवाहित हैं? तो विवाहित महिला और पुरुष कितने हैं इनको निकाल लेते हैं। विवाहित पुरुष और महिला कितने हैं इनको निकाल लेते हैं। तो सर टोटल पुरुष कितने हैं? 300। 300 का कितना परसेंट सर पुरुष विवाहित है? तो सर 40%। तो 300 का 40% निकाल लो। जैसे ही 300 का 40% निकालोगे सर 120 आएगा। प्लस टोटल महिला कितनी है सर? 400। और 400 का कितना परसेंट महिला विवाहित है? तो 30%। तो 400 का 30% निकाल लो। 400 का 30% निकालोगे तो ये भी 120 आएगा। तो मैंने कहा था ना कि जितने पुरुष उतने ही महिला, पुरुष और महिला विवाहित की संख्या क्या होंगी? सेम। तो आपने कहा कि सर 120 पुरुष विवाहित है तो 120 महिला विवाहित है, तो टोटल पुरुष और महिला मिलाकर कितनी विवाहित है? 240। तो यहां रखो 240। अब इनको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा 240 बटा 7 तो काटो, 7 3 21। ठीक है सर, यह कितना बचेगा? 30। फिर 7 चौका 28 दशमलव। फिर कितना बचेगा? 2 और 0। फिर 7 दूनी कितना बनेगा? 14। फिर 6 जीरो, फिर 7 अट्ठे कितना? 56। तो 34.28%। लगभग किसके बराबर होगा? 34% के बराबर। और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर कि सर कुल जनसंख्या का 34% महिला और पुरुष क्या है? विवाहित है। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। अब इस रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये एक संख्या है, क्या है सर? 51 गुना 27 गुना 35 गुना 62 गुना 75, जिसमें 100 का भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन क्या है सर? 51 गुना 27 गुना 35 गुना 62 गुना 75, और कह रहा है इसमें 100 का भाग लगाकर आप क्या ज्ञात करें? रिमाइंडर ज्ञात करें। अब एक तो तरीका क्या है कि सर इन सबको गुना करिए और गुना करके 100 का भाग लगाइए और शेषफल पता करिए। दूसरा तरीका क्या है? आपको क्लास में सिखा रखा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा 210 में 45 का भाग लगाइए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप कैसे निकालते? सर 45 से 210 को काटने का प्रयास करते। 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते? 4 बार। 45 का 2 गुना 90 होता, 45 का 3 गुना 135 होता, 45 का 4 गुना 180 होता। तो सर 210 में से 180 घटता तो रिमाइंडर कितना बचता? 30। तो आप कहते कि शेषफल कितना बचा? 30। ये मेथड नंबर फर्स्ट था। दूसरा मेथड क्या है? तो सर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर 210 बटा 45 है, मुझे लग रहा है कि 45 का पहाड़ा पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट है, भाग लगाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं काम करता हूं, मैं देखता हूं कि ये दोनों नंबर किससे कट जाएगा। तो सर 15 से कट रहा है, 15 से ये 3 बार और 15 से इसको काट रहा हूं, तो मैंने कहा सर 15 एकम 15 और 15 चौका कितना? 60। मतलब 15 से 210 14 बार कटा और 15 से यह 3 बार कटा, तो सर यह वैल्यू कितना आया? 14 बटा 3। अब अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो मैं 14 में 3 का भाग लगा लूं, क्योंकि 14 में 3 का भाग लगाना आसान है। तो 3 से मैंने काटा, 3 का पहाड़ा कितनी बार? 4 बार। 3 चौका 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अब बोलोगे सर 210 में 45 का भाग लगाना था, लेकिन हमने तो 14 में 3 का भाग लगाया तो रिमाइंडर 2 आया। लेकिन शुरुआत में मैंने क्या किया था? 15 से दोनों को काट दिया था, तो जिससे भी दोनों को काटा था उससे गुना कर दूंगा। 15 से दोनों को काटा था तो 15 से गुना कर दिया, तो अभी भी रिमाइंडर क्या रहा? 30 रहा। तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन कम पड़ेगा और इससे क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो वही रूल यहां लगाएंगे। अब यहां पे मैं इन सबको गुना करके 100 का भाग लगाऊं, टाइम खराब होगा, तो मैं ऐसे सोचूंगा क्या ये 25 से कट सकता है 3 बार? क्या ये 25 से कट सकता है 4 बार? मैंने 25 से दोनों को काट लिया। बस ध्यान रखना है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 25 का गुना करेंगे लास्ट में, क्योंकि 25 से दोनों को काटा है। ठीक है, अब मेरे से एक बात बताओ, 4 का भाग लगाकर शेषफल पता करना आसान है? जी सर आसान है। कैसे? कलर करते हैं चेंज। सर 4 से 51 में भाग लगाएं, तो सर 4 से 51 में भाग लगाना आसान है। कैसे? तो सर 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 4 एकम 4 और 4 तिया 4 एकम 4, और ये कितना होगा? 4 दूनी 8, तो 12 बार में, 12 चौका 48, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा? 3। 4 से काटो, 4 एकम 4 11 बचा, फिर 4 दूनी 8, तो शेषफल क्या बचा? 3। तो 51 में 4 का भाग लगाकर शेषफल 3। फिर 27 में 4 का भाग लगाओ, तो 4 से काटोगे 4 छक 24, तो यहाँ भी शेषफल 3 बचेगा।
फिर 35 में 4 का भाग लगाओ, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, तो यहाँ भी शेषफल 3 बचेगा। फिर 62 में 4 का भाग लगाओ तो सर 4 एकम 4, यह कितना बचेगा 22, फिर 4 पंचे 20, यहाँ शेषफल 2 बचेगा। और 3 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल 3 होगा। तो इनको गुना कर लो। सर इनको गुना किया, 3 तिया 9, 9 तिरी 27, 27 तिया कितना सर 81, और 81 का 2 गुना कर ले। क्लियर है ना, 3 तिया 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, और 81 का 2 गुना कर ले तो सर 162 आया। क्या आया सर 162। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब वापस इसमें 4 का भाग लगाएंगे, और वापस 4 का भाग लगाऊंगा तो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि सर ये 4 से कट जाएगा कितनी बार 40 बार, शेषफल कितना आएगा 2। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो 2 शेषफल आया है वो तो कब आया है? जब 25 से दोनों को सरल किया है। तो मुझे क्या करना है? बस 25 का गुना कर देना है यहाँ पे। सर 25 का जैसे ही मैं गुना करूंगा तो वैल्यू कितना बनेगा 25 दूना 50। इसका मतलब इस पूरे नंबर में 100 का भाग लगाऊंगा ना तो शेषफल कितना आएगा 50 आएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले को देखो। और रिमाइंडर थ्योरम तो क्लास में बहुत डिटेल्स में एकदम हर तरीके के क्वेश्चन को आपको समझा रखा है। क्या कह रहा है? 2500 रुपए की धनराशि को XYZ में इस रेशियो में वितरित करना है। तो मैंने हमेशा समझाया है कि रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं लेते, उनको सरल करते हैं। सरल करने का तरीका क्या बोला था? सर नीचे वाला जो मान है इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम से गुना कर दो। तो आप खुद बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा ना, 2 का 4 का 6 का एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा सर 12 आएगा। तो 12 का गुना कर दो सब में। जैसे ही 12 का गुना यहां करोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। जैसे ही 12 का गुना यहां करोगे 4 तिया 12 और 3 तिया कितना आएगा 9। जैसे ही 12 का गुना करोगे 6 दूनी 12 और 5 दूनी क्या आएगा 10। मतलब XYZ का रेशियो कितना होगा? 6, 9 और 10। सर इनका टोटल करें तो सर ये 15, 15 और 10 कितना 25, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 2500 दिया हुआ है। तो सर कितने गुने पे बैठ रहा है? सर 100 गुने पे बैठ रहा है। तो यहां x का मान कितना होगा? तो 6 गुना 100 600। y का मान कितना होगा? सर 900। और z का मान कितना होगा साहब? 1000। हमसे क्या पूछा? अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। तो न्यूनतम ये है, अधिकतम ये है, और इनके बीच अंतर कितने का है? सर 400 का। 400 अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए 35 को। ये भी बहुत लाजवाब बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? n के किस मान के लिए 10 का पावर n प्लस 1 में अंकों का योग 2 होगा? क्या कह रहा है? 10 का पावर n प्लस 1 को सॉल्व करने पे इनका योग क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। n के किस मान के लिए? n का क्या मान ऐसा रखा जाए कि इनको सॉल्व करने पर 2 आए? अब इसके लिए पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन से खेलेंगे। पहला ऑप्शन दिया n का मान 0 रख के देखिए। चलिए सर रखते हैं। सर 10 का घात 0 प्लस 1 रख दिया। सर किसी भी संख्या का घात 0 1 होता है और ये 1, तो सर 2 आ गया। लिखा है ना कि सर n का मान 0 रख के चेक करिए क्या 2 आता है। मैंने रख के देखा सर 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगला ऑप्शन उठाइए सर दूसरा। क्या कह रहा है? फॉर एनी होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 ये होता है। चलिए यहां पे पावर रख के देखिए। सर 10 का पावर 0 प्लस 1, ये भी 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2। अब सर अगर इसका मान मैंने 1 रखा, लिखा है ना फॉर एनी, क्या लिखा है? किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए, मतलब n क्या है? कोई भी पूर्ण संख्या हो तो क्या इनके अंकों का योग 2 आएगा? अब जैसे भैया तुमने n का मान क्या रखा? 1 रखा, तो तुमने कहा सर 10 का पावर 1 प्लस 1, यह वैल्यू कितना बनेगा? 11। हाँ या ना? 10 का पावर 2 प्लस 1, यह वैल्यू क्या बनेगा सर? 101। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से बनता जाएगा। तीसरा देखो, पहले सबको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे। फिर क्या कह रहा है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो सर धनात्मक पूर्णांक का मतलब n का मान 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाए। तो अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो सर वैल्यू कितना आएगा? 11। अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो वैल्यू कितना आएगा सर? 101। इस तरीके से चीजें चली जाएंगी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? फॉर एनी रियल नंबर। आप देखो रियल नंबर में क्या बात करोगे? सर वास्तविक संख्या में तो सभी आ जाता है। सर माइनस में लो, प्लस में लो, किसी भी वैल्यू को ले लो, सब वास्तविक में आ जाता है। वास्तविक के अंदर पूर्णांक भी आ जाता है, रियल भी आ जाता है, सॉरी वास्तविक के अंदर पूर्णांक भी आ जाता है, परिमेय भी आ जाता है, परिमेय भी आ जाता है, दशमलव भी आता है, सब कुछ आ जाता है।
तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे मान लो n का मान तुमने -1 ले लिया, ये भी वास्तविक में आ जाएगा, तो आपने कहा 10 का पावर -1 + 1, तो सर ये तो बैठ जाएगा 1/10 + 1, यही तो होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो सर 0.1 + 1 कहने का मतलब 1.1 आएगा। तो हमसे कह रहा है कि n का ऐसा क्या मान लिया जाए कि अंकों का योग हमेशा क्या आए, 2 आए। अब देखो यहां पे 2-3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल n का मान 0 रखने से अंकों का योग 2 आएगा। नहीं, सिंपल होता ना कि केवल नहीं होता, वनली नहीं होता, सिंपल होता n का मान 0 रखने पर 2 आएगा तो सही हो जाता, क्योंकि देखो n का मान 0 रखने पर 2 आ रहा है ना अंकों का योग, जी सर आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि केवल 0 रखने पे, सिर्फ 0 रखने पे आएगा, इसके अलावा वैल्यू रखने पे नहीं आएगा, क्या आएगा? इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? फॉर एनी, अब यहां लिखा किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए। जी सर, n का कोई भी पूर्ण मान ले लीजिए, पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, उनके अंकों का योग 2 आएगा। जैसे इनको जोड़ो 2 आएगा, इनको जोड़ो 2 आएगा, पावर और बढ़ा लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, अंकों का योग 2 आएगा। तो ये वाला बात तो सही है। आगे क्या कह रहा? केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए नहीं सर, 0 को भी लेंगे तो भी तो n का मान 2 आएगा। तो सर सिर्फ केवल लगने से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा है कि सर रियल नंबर के लिए, सर सभी रियल नंबर के लिए हो सकता है क्या? किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या n के लिए नहीं सर। किसी भी वास्तविक संख्या की बात करें तो n का मान तो मैं माइनस में भी ले सकता हूँ, -1 रख लिया, क्या ये वैल्यू कितना बना, 1.1। अब इनके अंकों का योग 2 आएगा, क्योंकि सर ये तो दशमलव में वैल्यू है, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं है कि उनके अंकों का योग हम बता दें। क्लियर ही बात। हो सकता है कि सर n का मान क्या हो जाए, √2 हो जाए, क्योंकि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सर अगर n का मान √2 रख दूं तो क्या उनके अंकों का योग 2 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो सर ये वाली वैल्यू भी क्या है, गलत है। तो एकलौता ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा, किसी भी पूर्ण संख्या का मान ले ले n की जगह तो सर अंकों का योग 2 होगा। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले ले। हाँ, अगर यहां केवल नहीं लगाया होता तो ये भी सही हो जाता, यहां केवल नहीं लगाया होता तो ये भी सही हो जाता। ये दोनों ऑप्शन गलत ही क्यों हुआ? केवल लगाने से, कि केवल n का मान 1, 2, 3, 4, 5 ले तो ही 2 आएगा, या केवल n का मान 0 ले तो ही 2 आएगा। नहीं, n का मान में 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लूं तो भी अंकों का योग 2 आ जाएगा। और वास्तविक संख्या वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर वास्तविक में तो सब आ जाता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, ऋणात्मक, घनात्मक, 0 सब आ जाता है वास्तविक के अंदर। तो खुद सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे n का मान √2 ले लेता और इसके ऊपर √2 लगा देता तो क्या इनको जोड़ सॉल्व करके अंकों का योग 2 आ पाता? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बस समझना था ऑप्शन को। चलिए अगले को देखिए, क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 3 समूह ए बी सी है। यदि समूह ए के 1 विद्यार्थी और समूह बी के 2 विद्यार्थी के समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब 3 समूह है ए बी सी, समूह ए में से 1 बच्चा ले लिया गया, समूह 2 में से 2 बच्चा ले लिया गया, बी में से 2 बच्चा ले लिया गया और समूह सी में डाल दिया गया। तो आपसे कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, मतलब एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो पहला ऑप्शन ये बढ़ जाएगा, पहला ऑप्शन ये घट जाएगा, या वो वही रहेगा, या फिर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो वही रहेगा, एवरेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अरे संख्या ही बदल रहे हैं, उनका वजन थोड़ी बदल रहे हैं जो चेंज आएगा। जैसे मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। सर ए है और बी है और सी है। आप मान लो कि सर यहाँ पे 3 विद्यार्थी है, यहाँ पे 4 विद्यार्थी है और यहाँ पे 2 विद्यार्थी है, टोटल 9 विद्यार्थी है शुरुआत में। इनका वजन भी ले लो, मान लो इनका वजन भी मैं दे देता हूं। मान लो इनका वजन मैंने कह दिया क्या है, 3 है, इनका 4 है, इसका वजन 5 है। इसमें चारों का वजन क्या है, एक का 6 है, एक का 7 है, एक का 8 है और एक का 9 है। ठीक है, या फिर 1, 2, 3 से ले लेता हूं। इसका वजन 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इनका वजन ये 8 है और ये 9 है। ऐसे ले लिया मैंने कि सर यहाँ 3 विद्यार्थी, उनका वजन क्या क्या है, 1, 2, 3। यहाँ 4 विद्यार्थी, उनका वजन क्या है, 4, 5, 6, 7। यहाँ 2 विद्यार्थी, इनका वजन क्या है, 8 और 9। तो मुझे एक बात बताओ, वजन का औसत निकालोगे तो इनको ही तो जोड़ोगे, क्योंकि वजन ये है। सर इनका एवरेज निकालोगे तो यही तो कहोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ के क्या आएगा, 9 × 10 और बटा 2। कहने का मतलब इनका योग कितना आएगा, 45। सबको जोड़ लो तो सर इनका योग कितना आ गया, 45 आ गया।
सर संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 का भाग लगाऊंगा तो औसत कितना आएगा, 5। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, मैंने इसमें से एक बच्चा उठा लिया जिसका वजन 2 केजी है, और इसमें से दो बच्चा उठा लिया, कोई भी दो उठा लो, एक का वजन 4 केजी और एक का वजन क्या है, 7 केजी है, ठीक है। और इसको मैंने कहाँ डाल दिया, इसको मैंने सी में डाल दिया। तो आप सोच के देखो, यहाँ कितने बच्चे होंगे, दो बच्चे, और उन दो बच्चों का वजन कितना है, 1 3। यहाँ कितने बच्चे बचेंगे, दो बच्चे, उनका वजन कितना है, 5 और 6। ये दो वाला, यहाँ 8 और 9 वाले बच्चे तो थे ही, अब दो वाला बच्चा भी यहाँ आ गया, 4 और 7 वाला भी आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, वजन अब भी वही है या अलग हो गया, वजन तो वही है, इनका योग करोगे तो अभी भी तो टोटल कितना आएगा, 45, और 45 में 9 का भाग लगाओगे तो अभी भी औसत कितना आएगा, 5 ही आएगा। मतलब यह है कि हमसे पूछा, क्या पूछा कि विद्यार्थियों के औसत वजन में कोई चेंज आएगा, तो सर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वजन में कोई कमी वृद्धि नहीं हो रही है, संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है। इसमें से एक उठा के उसमें डाल दिया, उसमें से दो उठा के इसमें ले आए, तो संख्या में एक्सचेंज कर रहे हैं, संख्या में कोई कमी वृद्धि भी नहीं हो रही, संख्या एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ ए का बी में चला गया, बी का सी में चला गया, ऐसा यहां तो कहा ए और बी का सी में चला गया। तो सर संख्या सिर्फ बदल रहा है और संख्या टोटल भी सेम है, जैसे संख्या जैसे टोटल 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, तो सर वजन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर इट्स रिमेन सेम, जो उसका औसत वजन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, बढ़िया क्वेश्चन है। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती है। देखो कम से कम 3, कम से कम 3 का मतलब होता है 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा और 5 भी चलेगा, और 5 तक ही क्यों गए, क्योंकि टोटल 5 ही मूल्य थे, 1 2 3 4 5। तो ये वैसे हो गया कि टोटल कितने हैं, 5। अब इसमें से सेलेक्ट क्या करने हैं, या तो 3 सेलेक्ट कर लो 5 में से, या 4 सेलेक्ट कर लो, या 5 सेलेक्ट कर लो, चल जाएगा। तो बस सेलेक्ट करो ना, 5 में से 3 सेलेक्ट, या का मतलब प्लस, 5 में से 4 सेलेक्ट कर लो, या 5 में से 5 सेलेक्ट कर लो, बात खत्म। 5C3 को सॉल्व कैसे करोगे, 5 गुना 4 गुना 3, और फैक्टोरियल 3 है तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 6। 5C4 का मतलब ये चीज आपको बता रखा है, 5C4 हो या 5C1 हो, इसका मान कितना होगा, बोलो हाँ या ना, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं NC1 क्या होता है, n होता है, NCN क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने क्या कहा था कि सर 5C4, इनके बीच अंतर कितने का, 1 का, जैसे 5C4 निकालो या 5 इनको घटा लो, कितना, 1, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो आपने कहा सर इसका वैल्यू कितना, 5, और इसका वैल्यू कितना, 1, काट दो सर, 6 से ये 12 दो बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल कितने तरीके से, 16 तरीके से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा रखा है कि भैया इस तरीके से काम करना होता है। आगे देखो क्या कह रहा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या, तो इनको सॉल्व कर लो। रूल आपको घातांक करने का पता होना चाहिए, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस है तो मैं संख्या को उल्टा करके उसके ऊपर पावर क्या लगा देता हूं, प्लस में, समझ गए, ये होता है। जैसे मान लो a बटा बी है, इसके ऊपर पावर -n है, तो उल्टा कर दो b बटा a और पावर क्या लगा दो, प्लस का n, बात खत्म। अब एक एक करके सॉल्व कर लो। पहले वाले को 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 का उल्टा क्या होगा, 2 और पावर प्लस का 6, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखो 1 बटा 4 है तो 1 बटा 4 का उल्टा क्या होगा, 4 और पावर क्या लगा दो, प्लस का 3। तीसरा ऑप्शन है 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3 का उल्टा क्या होगा, 3 और पावर प्लस में लगा दो। चौथा ऑप्शन है 1 बटा 6 का पावर क्या है, -2, तो 1 बटा 6 का उल्टा कितना, 6, 6 के ऊपर पावर दो। सॉल्व करो, 2 का पावर 6 64, 4 का पावर 3 64, 3 का पावर 4 81 और 6 का पावर 2 36। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 3 का पावर 4, कहने का मतलब ये वाला हो गया। हमसे यही कहा सबसे बड़ी संख्या कौन है, 1 बटा 3 का पावर -4 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए भाई अगले को देखिए। अब ये तो बहुत आसान है, आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है x प्लस 1 और यहां अंक की जगह x लिखा, प्लस 5 यहां अंक की जगह x, यहां दोनों अंकों की जगह x और यहां x और 1, और यहां करा 1x, मतलब x का मान इन चारों में से क्या ले ले जिससे ये समीकरण सॉल्व हो जाए। तो भैया 3 ले लो ना, कैसे, तो देखो x का मान 3 ले लिया तो यहाँ 1 और 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 और 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 और 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 और 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 3 3। अब इनको जोड़ के देखो 133 आ रहा है, क्या आ रहा है ना सर, 3 6 9 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 3 6
ठीक है, 6 और 5 11, एक 12 और एक हासिल 13 आ रहा है ना, तो ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से करना था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए भाई अगले को देखिए, 40 नंबर। क्या कह रहा है, यदि आपके पास 7.5 फीट और 3.25 फीट लंबाई की दो सीधी छड़ें हैं, तो आपको न्यूनतम कितनी लंबाई मापी जा सकती, कम से कम कितनी लंबाई आप माप सकते हो। तो बस कुछ नहीं, इसका एचसीएफ लेना है, ले लो ना एचसीएफ, कि सर ये 7.5 फीट है और ये 3.25 फीट है, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। मतलब एक ऐसा न्यूनतम लंबाई का छर लेना जो इनको माप दे। तो सर एक से जब बहुतों को मापते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं, ये कॉमन सी बात है, ये तो बेसिक में ही आपको पढ़ाया है। सॉल्व कर लीजिए। सर ये दशमलव वाला नहीं आता तो इसको भिन्न में तोड़ लीजिए। सर 75/10, इसको 325/100। सॉल्व कर लेंगे सर कितनी बार, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार। इसको सॉल्व कर लेंगे सर 25 से 4 बार, ये 25 से कम 25 और 25 या 75। मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आया, मेरे पास वैल्यू आया 15/2 और 13/4। इसका एचसीएफ लेना है। सर एचसीएफ लेने का तरीका, ऊपर वाले का एचसीएफ किसका, 15 और 13 का, और नीचे वाले का एलसीएम किसका सर, 2 और 4 का। 2 और 4 का ले से 4 होगा जानते हैं। 15 और 13 का एचसीएफ, ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो 1, तो 1/4 क्या होता है, 0.25। तो सही उत्तर क्या हो गया, 0.25 फीट। काम खत्म। चलो भाई अगले को देखो। अब देखो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, फिर ये हिंदी में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कथन दिया है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट है पहला कि सभी संख्या 2 से विभाज्य है। फिर कह रहा है सभी संख्या 3 से विभाज्य। अच्छा ये कथन है, ये दो कथन दिए गए। क्या कहा गया कि सभी संख्या 2 से कट रहा है, दूसरा कहा गया सभी संख्या 3 से कट रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या पूछा गया कि सभी संख्या 6 से विभाज्य होंगी। जी सर होंगी। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो इनके एलसीएम 6 से भी तो कट ही जाएंगी। ऐसी कोई भी संख्या जो 3 से कट रहा हो और 2 से कट रहा हो तो उनका एलसीएम कितना आया, 2 और 3 का 6, 6 से भी कट जाएगा। तो सर ये वाली बात तो क्या है, सही है। फिर क्या कह रहा है निष्कर्ष दो, सभी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। नहीं सर, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य जरूरी नहीं है कि वो 4 से विभाज्य हो, क्योंकि सर 2 और 3 का एलसीएम अगर 6 होता है तो जो 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा वो 100% है कि 6 से होगा। लेकिन जो 2 और 3 से विभाज्य है जरूरी नहीं है कि वो 4 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वाली बात गलत। सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष क्या है, सही है कि सर ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटे वो सिर्फ और सिर्फ 6 से कट पाएंगी, 4 से नहीं कट पाएंगी। क्लियर है। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है 2020 सी सेट के अंदर। टोटल 41 क्वेश्चन मैथ के आए थे। पहले पार्ट में मैंने 23 सॉल्व कराए, दूसरे पार्ट में बाकी बचे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। एक बार सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और देखिएगा कि सर आपके सी सेट का लेवल क्या था और कैसे कैसे उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। उसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।